सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं, जंग का खतरा मंडला रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की भारत की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 3 भारतीय फौजी भी मारे गए हैं जवाबी कार्रवाई में, जबकि भारत की फायरिंग की वजह से 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। ISPR का कहना है कि 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं जवाबी कार्रवाई में और भारी नुकसान हुआ है भारतीय फौज को। कई भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज कह दिया है कि मोदी कुछ ना कुछ करेगा और आज़ाद कश्मीर में वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है, कोई हमला कर सकता है, तवज्जो हटाने के लिए जो कुछ भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उस पर से। और दुनिया की नज़रें इस वक्त भारत पे भी लगी हुई हैं, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर कानून साजी की जा रही है, उनसे शहरियत छीनी जा रही है। इसी माहौल में हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एक बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, अब उसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने। लेकिन इसमें ख़तरा यह है कि रिव्यू में दोबारा से चीज़ ओपन हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है। यानी 6 माह का जो वक्त दिया गया था कानून साजी के लिए, यह भी हो सकता है कि उसे वापस ले लिया जाए, कहा जाए नहीं खत्म और नए आर्मी चीफ की तैनाती की जाए। यह अलग बात है कि हुकूमत, अपोजिशन, पूरी कौम ये चाहती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिले, क्योंकि जो हालात मैंने आपको बताए हैं वो मुतकाजी हैं कि तसलसल होना चाहिए, इबाहम नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी माहौल में क्यों एक्सटेंशन के हवाले से जो रिव्यू पिटीशन है वो फाइल किए हैं हुकूमत ने, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज की हम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट। मेरे साथ हैं असद खरल साहब। बाबर डोगर साहब आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके। असद खरल साहब, ये जो सबसे पहले जो मामला इस वक्त आशिफ की एक्सटेंशन का ये बड़ा हसास है, आपको क्या लगता है बड़ा रिस्क नहीं लिया हुकूमत ने रिव्यू में जाकर? अगरचे हुकूमत कह रही है बड़े मुअद्दबाना अंदाज से, बड़े एहतराम से कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं और कानूनी तौर पर बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है पिछले फैसले में। और ये भी कहा गया है कि जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि 70 साल से कुछ रिवायात चली आ रही हैं, हर चीज़ लिखी हुई नहीं हो सकती। तो 70 साल से ये रिवायत थी कि वज़ीर आज़म कह देता है और टेन्योर डिसाइड हो जाता है, 3 साल का टेन्योर चला आ रहा है आर्मी चीफ का, फिर उसके बाद एक्सटेंशन का मामला है, हर चीज़ लिखी हुई नहीं हो सकती। ये बातें हो चुकी हैं। अब रिव्यू में क्या ऑप्शन रह जाएगा? अगरचे आसिफ सईद कोसा साहब नहीं होंगे और जस्टिस गुलजार साहब हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ज़राए में बता रहे हैं कि लार्जर बेंच की दरखास्त की गई है। अब ये बड़ा डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब वो खुद बैठते हैं, लार्जर बेंच बनाते हैं, क्या होता है? क्योंकि अगर उन्हीं जजेस के पास जाती है 2 पुराने जजेस, फिर तो बहुत मुश्किल है कि कोई फैसला पहले से मुख्तलिफ आए। नॉर्मल प्रोसीजर जिस तरह मैं अगर लेमैन की तरफ समझता हूँ, शायद अगर मैं सही हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन तो मेरा ख्याल उन्हीं जज साहबान के पास ही जाती है गालबन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लार्जर बेंच के हवाले से भी एक ऑप्शन अगर है तो मैं इसमें, मुझे शायद ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। जी मैंने इस पर देखा है, वरना वो जज तो साकिब निसार साहब ने ये किया था कि 12 बस्टर्ड्स का केस था, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहले एक फैसला दे चुकी थी, तो फिर साकिब निसार साहब ने वो जज साहबान तो ऑलमोस्ट बैठते हैं या शायद वो तो बैठेंगे। हाँ, वो 2 तो होंगे, फिर लार्जर बेंच अगर बनता है तो उसमें मजीद। अब मामला ये है कि उसामा साहब, एक तो जिस तरह आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम में जब आपने पूछा था कि ये जो मामला होगा तो शॉर्ट ऑर्डर आया और उसके बाद फिर तफसीली फैसला आया, तो मैंने बता दिया था कि हुकूमत इस पर रिव्यू पिटीशन में जाएगी। मामला ये है कि 2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो इस तरह हमने हवाला दिया कुछ रवायात होती हैं और ये बात जो आईने पाकिस्तान है वो हर चीज़ को कवर नहीं कर सकता। उसके लिए मुख्तलिफ रूल्स ऑफ बिज़नेस, प्रोसीजर कोड जो हैं, PPC, इस तरह मुख्तलिफ मेजर एक्ट के अंदर होती हैं चीज़ें। इवन के सबसे बड़ी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो कुरान जो पाक है, जो किताब है, जो मुकम्मल एक इस्लाम के वाले से ज़ाब्ता हयात को कह सकें, उसमें हर चीज़ आलमोस्ट कवर है। बेशक, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो हम तफसीर का आपको हवाला देना पड़ता है, के पास आपको जाना पड़ता है, अहादीस का हवाला दिया जाता है और उसमें फिर मुख्तलिफ चीज़ों को आगे लिंक किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिवेल तो वही करेगी जी, कुरान पाक। जिस तरह इसी तरह ये जो हमारा आईने पाकिस्तान है, ये भी कुरान और सुन्ना जो है उसके मुताबिक जो प्रियम्बल है।
अब मामला ये, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये अनसर्टेनिटी जो गैर यकीनी जो है, पाक फौज एक वाहिद इदारा है जो एक डिसिप्लिन फोर्स है, और पाकिस्तान नहीं, दुश्मन मुल्क भी जब जो अफवाज की रैंकिंग आती है प्रोफेशनल जो आर्मड फोर्सेस की, तो पाकिस्तान आर्मी का नंबर 1 पे रैंक आता है। मुख्तलिफ गैर ममालिक जो सर्वेज आते हैं, जो इंडिकेटर्स देते हैं, जो कि इनका पाकिस्तान से कोई तलक नहीं होता, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो मुख्तलिफ उनके इंडिकेटर जो आते हैं मुख्तलिफ सर्वेज, तो उसमें अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हो, उसमें ISI का नाम हमेशा पहले सरफहरिस्त 10 जो होती हैं एजेंसीज इंटेलिजेंस, उसमें हालांकि CIA इतना बड़ा मुल्क है, इस तरह अफवाज सवाल थोड़ा सा पहले 3 दिन जितनी वो एक हिजान की कैफियत मुल्क में रही, अब कहीं दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगी। आप पहले ही कानून साजी कर लेते हैं। अब जहां में आना चाह रहा था ना, पहले गैर यकीनी की सूरत हाल किसने पैदा की? उसामा साहब मुझे ये बताएं, कभी ये भी हुआ है कि इमरान खान साहब 18 तारीख को एक हैंड आउट जारी कर दें अपने साइनों से? आपने देखा होगा, याद होगा आपको, प्राइम मिनिस्टर के साइन से एक हैंड आउट जारी होता है, यानी एक नोटिफिकेशन। उसको बहुत पुराना था ना, उसके बाद फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुन लेना, फिर सदारती अहकामात देखिए वो मुझे जरा बता दें उसका कहते हैं ना मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट, और वो स्टार्ट कहां से हो गया। मैं मानता हूं जी प्राइम मिनिस्टर उसके बाद सुन ले, यहाँ पे मामला खत्म नहीं हो रहा। अभी आप रिकॉल करें, 18 अगस्त को हो गया, हैंड आउट जारी हो गया, हैंड आउट जारी हुआ था प्राइम मिनिस्टर के साइनों से, वो नोटिफिकेशन नहीं था, और ना वो तरीकाकार होता है, ना इस तरह होता है कि प्राइम मिनिस्टर साइन करके कहता है ये हो गया। ये कोई बादशाह तो नहीं है। हुआ क्या, धरनों के दौरान याद था आपको, फिर हमद मीर ने इस तरह लोगों ने कहा कि अब एक्सटेंशन वाला मामला हो गया है, इसका मतलब है कि वो कोई अच्छा, फिर उसके बाद सदर से सवाल किया गया, सदर ने कहा मुझे पता नहीं, सुन ले, गलतियां हैं हुकूमत की, लेकिन अदालत खुद कह रही है। सर बात तो आई कि जी टेन्योर लिखा नहीं हुआ, 3 साल का नहीं लिखा हुआ, अगर बात लिखा हुआ ना, वो पहली बोंगियां तुम्हारी हुकूमत ने, वो तो हो गई, सदर ने पहले इनकार किया, फिर इसरार किया, इकरार किया, फिर सर वो शॉर्ट, फिर इमरान खान साहब ने बाद में कई महीनों बाद, कई हफ्तों बाद उनका हमने तो 18 कर दिया था। सर जो असल फैसला, तफसीली फैसला, उसमें गलतियों का जिक्र है, मगर इस वजह से नहीं मामला खराब हुआ। एक्सटेंशन में और आगे वो जो दूसरा जो 6 माह में अटॉर्नी जनरल लिख कर दिया। ये सबसे अहम बात इसमें जी जी कि जो आप बात कह रहे हैं दूसरी बोंगी, अब बोंगी तो नहीं इसको कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेशक वो चीफ जस्टिस चले भी गए, हमारे लिए ऑनरेबल, ऐसी बात नहीं है, इदारों के फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने उस वक्त सवाल उठाता रहा, क्योंकि इसलिए मैं उठा सकता हूँ क्योंकि मैं, ये मेरा एक सवाल है कि अभी तक पाकिस्तान के जो आइन और कानून के उसके मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट नहीं चलना है ना, आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। और खुद वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ का हर बंदा लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और जज साहबान से तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सके जा सकते, और बार बार वो रूलिंग देते हैं कि भाई आइन कानून उसकी जो हम तशरीह तो कर सकते हैं, जो वही बात जहाँ पे एम्बिग्यूटीज है, लेकिन जहाँ पे स्टैटस क्लियर है, स्टैटस जो है वो क्लियर है, आइन और कानून क्लियर है, वहाँ पे नहीं। लेकिन छोटे मोटे जो है रूल्स ऑफ बिजनेस एक्ट वगैरह अमेंडमेंट नहीं है ना, अच्छा इसमें छोड़, इसमें मेन तो है ना, अब उसमें एम्बिग्यूटी है, तशरीह का मामला आ गया, चल इस पे भी आ जाते हैं। आपको लगता है सही किया? अच्छा मैं मुझे बताएं, रिव्यू में जाकर एक सवाल एक, ये तो और क्या तमाशा लगेगा ना, सवाल सिर्फ एक है, एक सवाल है, उसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो है वो भी दे सकते हैं। सवाल है मेरा एक तालिब इल्म के तौर पर आपके सामने, पूरी कौम के सामने, मैं एक लेमैन हूँ, क्या अभी तक ऐसा कोई कानून है पाकिस्तान में कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके जाता हूँ, एक आम शहरी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके जाता है कि जनाब आर्मी चीफ की तकर्री तुसी के हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से जो हुकूमत ने किया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की एडवाइस से पाबंद है प्रेसिडेंट, उसके अंदर कुछ इनॉमलीज हैं, ठीक है, मैं दरखास्त ले गया, अब उसके बाद मैंने उसको वापस ले लिया, जी, अच्छा पहले ऑर्डर में आपने पढ़ के सुनाया और लोगों को 184(3) में तफसीली फैसले में भी ये लिखा है, और सुन तो ले आ गया, पास है तफसीली फैसला, उसमें सिर्फ मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, तो आप आए, उसमें क्या लिखा, मुअज़्ज़ज़ उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ऑनरेबल हैं, और 3 मेंबर जो बेंच जिसको हेड कर रहे थे, जस्टिस आसिफ सईद खुसा साहब और जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मज़ाहिर, उन्होंने जो फैसले में लिखा, उन्होंने कहा हमने 184(3) में इसमें कन्वर्ट कर लिया जी, ऐसे ही है, हो गया। अगले दिन सारे चैनलों ने लगा रही कि आज खुद नोटिस ले लिया, जी सोमोटो की बात हुई, उन्होंने वहां पे अगले दिन हियरिंग के दौरान कहा कि हमने तो सोमोटो नहीं लिया, कहा उन्होंने, ये मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, ये सवाल है बड़ा सीरियस सवाल है, हुकूमत की बोंगियां तो आ गई, सोमोटो नोटिस नहीं लिया, मैंने दरखास्त जानी, राय ने दरखास्त वापस ले ली,
अब सोमोटो उन्होंने लिया, मैंने दरखास्त वापस ले ली। मुझे ये बताएं इस केस पे प्रोसीडिंग हो सकती है? सर अदालत यानी मुझे सिर्फ एक बता सर सवाल ये है, सवाल ये है अभी तक नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सर, सुप्रीम नहीं, उन्होंने से बाहर नहीं जा सकता। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखिए उन्होंने कहा है कि जी ये अवामी दिलचस्पी के मामलात पर दी गई दरखास्त अदालत की इजाजत से होती है, उनका हम नहीं वापस लेने देते आपको। ये तो ग्रैबिंग है ना, इस तरह तो नहीं है। फिर कानून बना लें, फिर इस तरह तो नहीं है। कभी हुआ ऐसे कि मैं दरखास्त माजी का नहीं याद, नहीं कानून का और आइन के बात करना है ना दारे। सो मोटो में तो नहीं हो सकता, तो सो मोटो तो लिया ही नहीं, सो मोटो तो लिया ही नहीं ना, उसके बगैर दरखास्त मैंने वापस ले ली। अब मुझे सिर्फ एक सवाल, उन्होंने नहीं लेने दी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम नहीं लेने देते। इस तरह का मैं सवाल है जवाब, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये इस तरह नहीं हो सकता। मोहतात अब रहें, क्योंकि इस तरह ग्रैब नहीं कर सकते आप, यानी फंडामेंटल राइट। सर मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मोहतात रहे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे ना, कर जाते हैं, मुझे मुश्किल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या आप इख्तियारी आजाद, आप दरखास्त दी आपने वापस ले ली, क्या आपके हकूक सलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? कोई भी ले सकती कानून, या तो फिर सुओ मोटो ले। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, नहीं मेरी आगे काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमें मानना अच्छा, पड़ेगा, आपको सवाल मानना ऐसे ही पड़ेगा। उन्होंने कह दिया, सिर्फ एक सवाल उन्होंने कह दिया हम दरखास्त वापस नहीं ले देते, बस। तो ये अच्छा मुझे सिर्फ बताएं, मेरे पास मैं कहता हूं जी मैंने 10 मंजिला एक प्लाजा बना लिया सर मेरे पास कोर्ट सुप्रीम है, उसने कहा है कि आप चाहते हैं दरखास्त वापस लेना, हम नहीं लेने दे रहे, बस खत्म बात। उसके बाद उस पर इस तरह की सख्त बात ना करें, ये बहुत खौफनाक बात है सर। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी इदारा जो रूल ऑफ लॉ के वाले से बात करता है, वो फंडामेंटल राइट आप कहना चाह रहे हैं सल्ब करता है सर, और इदारों के ऊपर लोगों के ऊपर आप इंटरप्रेट कर, मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, मैं लेना चाहता हूं, मैं हजार शहरी हूं। अच्छा भाई आप सो मोटो ले लें, सो मोटो ले लेना। अच्छा, और फिर उसमें सबसे अहम खौफनाक बात, सबसे अहम एक और फैसला और सुन ले, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिख रही है कि कानून और आइन आपका मामला है, हमारे कंधों पे लिखा है ना ऑर्डर, उसी से मैं निकाल रहा हूँ चीजें, आपका काम है। मुझे ये बताएं, क्या ये कहना कि इसके अंदर से ये मत लिखिए हमारी डायरेक्शन, ये निकाल दें और इसको अब नहीं सुन ले, इसके अंदर ये करके लाइव चल रही है कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है राना सनाउल्लाह साहब की, मैं चाह रहा हूं उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये रिव्यू में हुकूमत चली गई है। अब देखते हैं क्या होता है। हुकूमत ने कहा है, फिरदौस शिकवान साहिबा ने कहा है कि रिव्यू के बाद भी हमारे पास वक्त होगा और हम कानून साजी कर सकते हैं, वहां पर भी हुकूमत के पास एक ऑप्शन है। पहले वो चाह रही है कि रिव्यू में देखते हैं कि वो अब क्या होता है। आज जो आप देख भी रहे हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जमानत पर रिहाई के बाद अब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अभी जमानत पे रिहा हैं, अभी मुलजिम ही हैं, मगर बहरहाल वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो जजमेंट आई है खरल साहब, अब इस पर आप मुझे समझा दें। जजमेंट में कहा गया है, क्योंकि ये मामला आप बड़ी अच्छी समझ, उन्होंने कहा जी रिकवरी मेमो नहीं बनाया गया, जब इनको कहा गया कि इनको देखा गया। सर सुन लेना, पूरी बात सुन ले। उन्होंने कहा है कि जब राना सनाउल्लाह साहब को वहां पर आपने पकड़ा है, रोका है, ये एडमिटेड फैक्ट है, दोनों कह रहे हैं, एएनएफ भी कह रहा है, इनके दिफा वाले भी कह रहे हैं जी वहां पर रोका जी टोल प्लाजा पर, रावी टोल प्लाजा पे, वहां उन्होंने रिकवरी मेमो नहीं बनाया, जबकि लाजमी होता है बनाना। अब एएनएफ कहते हैं वहां लोग इतने थे, हम रिकवरी मेमो उस वक्त क्या लिखते हैं, क्या बरामद। मैंने कल इसलिए कहा पैडिंग करनी पड़ती है, पैडिंग करनी पड़ती है। क्यों? अगर आप मज़ामत हो जाए, वहां कह रहे मेरी साख को, राना सनाउल्लाह कह रहे जी मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, इस फैसले में एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है, उसमें यह लिखा हुआ है कि दलाइल दिए जो दरखास्त गुजार, राना सनाउल्लाह के वकला कहते हैं कि नशियात स्मगलिंग मुकदमा इन्हें हुकूमत पर तनकीद की वजह से बनाया गया था। हम अदालत ने कहा जमानत के केस में ऐसे दलाइल को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन हमारे मुल्क में सियासी इंतकाम का निशाना बनाना हकीकत है और इस पहलू को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अपनी चीज को मुस्तरद कर दिया, रिबट कर दिया ना, लेकिन कह भी रहे फैसला है ना, मैं इसमें तो कोई नहीं कह रहा, उन्होंने लिखा। अच्छा, कानून के तहत इल्जाम की संगीनी की बुनियाद पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती, ये भी उन्होंने कह दिया। और फिर उन्होंने कहा जी पहले अगर जमानत जो है वो खारिज नहीं हुई थी, वो वापस ली गई थी, लिहाजा उस पर फैसला नहीं आया, और अगर जमानत एक खारिज हो जाए दूसरी जमानत की दरखास्त आ सकती है। ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड, बड़े नई चीजें इस फैसले में आ गई। शेर का मैं शेर से आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करें तो शिकायत होगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जिस अदालत के जज साहब ने, जिस अदालत ने फैसला किया है, वो हर अपनी बात को निगेट कर रहे हैं। मैं इस पे क्या आप करूं? सर मुझे तो आपसे डर लगने लगे, आप मोहतात रहें, आप जजमेंट आई हुई है बस उस तो मैंने आपने पढ़ा तो मैंने उसका शेर पढ़ दिया, इसमें गलत में। अच्छा चले, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी वहां मैंने एहलकारों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म है आपको पकड़ने के लिए। मैंने आपको कल कहा था, मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट स्वीपिंग दी है और मुझे पकड़ा भी जा सकता है, काबिल गिरफ्त पे है। मैं खुद कह रहा हूँ कि कई ऐसे मुकदमात मनशियात के, जो आपने वही बात है जो सीजर मेमो नहीं बनी, उसके अंदर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन्होंने मेरे एक्सपर्टीज़ की वजह समझ लें, जो भी समझ लें, उन्होंने मुझसे हेल्प ली, क्योंकि यही चीज़ें नॉर्मली छोड़ते थे। रोड सर्टिफिकेट की का वो नहीं काटते थे,
सैंपल जो अगर पकड़ते थे जो खास तौर पे हुआ क्या हमने वीडियो का वो आज भी और मैं सुन ले वीडियो मैं चाह रहा हूँ साथ साथ उनके आप जवाब दे रहे हो, कह रहे हैं जी वीडियो क्यों नहीं पेश की गई। कोई ज़रूरी नहीं है, वीडियो को तल्लक ही नहीं है कि आप वीडियो एक मुझे ये बताएं कि कहीं आप जाते हैं रेड पे, क्या आप वो चीज़ रिकवर करेंगे, बंदे को पकड़ेंगे या वीडियो बनाएंगे? यानी शादी ब्याह में तो नहीं जा रहे हैं ना, नहीं अजीब सी तमाशा है। नहीं ठीक है, मैंडेटरी है। राणा साहब खुद वजीर कानून रहे हैं, उनको सारा पता है कितनी वीडियो बनाते हैं लोगों के, उन्होंने कितने लोग पकड़वाए होंगे, लोगों को कितने रेडों के दौरान आपने वीडियो बना के पेश किए अदालतों में। एक मुकदमे का मेरी जो तफ्तीशी अफसर से गुफ्तगू है 9 सी के हजारों मुकदमे जो पंजाब पुलिस भी बनाती है, बीवी बनाती है, ये भी बनाती है। कैसी है राणा साहब जिसको नुकसान पहुंचाया गया? साख राणा सनाउल्लाह का जो प्लाजा तो बिल्कुल गैर कानूनी भी था, जो उन्होंने कहा मैं गिरा दूंगा। मैंने तो नहीं कहा था, इदारों ने कहा था, आज तक खड़ा हुआ है। अच्छा, राणा सनाउल्लाह के जो कब्ज़ों की कहानी है मुझे उस पर नहीं पता। राणा सनाउल्लाह साहब MPA जब बने और वकालत तो बहुत ज़्यादा उन्होंने की है, क्योंकि हर जगह पे मसरूफ होते हैं, कभी इधर कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े केस करते हैं जी। टोल प्लाजा से थाने तक किसी ने मुझसे तफ्तीश नहीं, मैं सुन लेना, ये गाड़ी में तफ्तीश होती है वैसे? हाँ नहीं, ये करते होंगे लोगों से। अच्छा। ऐसे कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं वो कह रहे हैं नहीं, आपको एक तरफ सुन लेना। अब कितने काम कर सकती है NF, यानी गाड़ी में टोल प्लाजा से वहां तफ्तीश भी करेगी, मौके पे सीजर मेमो भी बनाएगी, वीडियो भी बनाएगी जी। तो राणा साहब बैठे रहेंगे। लेकिन एक शिकायत तो उनकी मान ले, वो कह रहे हैं 15 किलो हेरोइन बरामदगी का अदालत में बताया गया, मुझे तो बताया ही नहीं उन्होंने। मुझे नहीं बताया, ये मैं आपको बताऊं पैडिंग है। मैं कहता हूँ पैडिंग हो सकती है, मैं खुद की है मैंने। क्यों? मुझे ये बताएं कि राणा सनाउल्लाह साहब के आगे पीछे जो उनके इन्वेस्टर फ्रांस फिरते थे, वो बता देंगे कि आज में हमने गाड़ी में 14 किलो रखी है। जो उनकी प्रोटेक्शन में अगली पिछली गाड़ियों में फिरते थे या जिनकी गाड़ी में वो बैठे होते थे, वो पहले पैकिंग राणा साहब को बता रहे थे होंगे, आज हमने 14 किलो पैक कर ली है। आज सुन ले, मैं बात लॉजिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, बात समझे थोड़ी सुनने की। मैं बिल्ड कर रहा हूँ केस, मैं इतना बड़ा अपने ऊपर ले रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है आप समझ आ रही है? लोगों को समझाने के लिए कुछ होती है चीज़ें इन्वायरमेंट के मुताबिक, कुछ चीज़ एक होता है बंदा। अब मूवमेंट पे जा रहे हैं राणा साहब। राणा साहब आम आदमी नहीं है, राणा साहब आम मनशियात फरोश नहीं है। जहाँ पर रेड करती है ना मुहासरा करके, वहाँ पे तो उनका 15 किलो खरल साहब 15 किलो हेरोइन तो दिखा तो देते ना, कहीं तो दिखाएं। दिखा देते, उन्होंने बना ली, नीचे से ऊपर आ गई। उसका टेस्ट तो हुआ होगा ना केमिकल एग्जामिनर ने, वहाँ से कहीं से जावी से बाहर आ गई। ये अदालत में क्यों नहीं पेश की? हाई कोर्ट में ले जाते, हाई कोर्ट में दिखा देते जी ये 15 किलो हेरोइन ये आ गई। नहीं तो केस प्रॉपर्टी है अभी, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें आपको क्या बिगड़ी है? ये तो इशू ही नहीं है इस पे। अच्छा, जब आप लिख देते हैं, यानी हाई कोर्ट में जमानत वो इशू ये नहीं है बरामदगी का, इशू ये नहीं। ट्रायल कोर्ट में तो दिखाएंगे ना, मान के लिए ट्रायल कोर्ट में तो ले जाएंगे। ट्रायल कोर्ट में जब जरूरत होगी मांगेंगे तो केस प्रॉपर्टी तो दिखाना पड़ेगा, और जब तक इस केस का डिसाइड नहीं होता वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, और उसका केमिकल नमूना 10 दफा करवा सकते हैं आप। ये भी आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी 15 किलो है। तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी हाई कोर्ट में लेकर नहीं गए, हाई कोर्ट में जमानत हाई कोर्ट में 15 किलो ले जाकर जज को तो नहीं दिखानी कि जी ये देखेंगे। जज ने जब सजा सुनाता है ना, पिस्टल लो आपसे जो रिकवरी होता है ना, केस प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, वो बकायदा जाके उसके सामने कोर्ट के सामने अच्छा डी सील किया जाता है और चेक किया जाता है, फिर दोबारा उसको दोबारा किया जाता है, और उसके दौरान कहना है इसका नमूना कराया। ब्रेक से पहले ये जो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूं, ये बताएं ये क्या हुआ है कि आज नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर, मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H पर छापा मारा FIA ने, तो बड़ा जुल्म नहीं हो गया? वो कह रहे हैं वाजिद जिया साहब के खिलाफ, उन्होंने कहा डाके का हम पर्चा करेंगे, और नून लीग कह रही है कल एहतजाजी रैली वो निकाल रहे हैं कि किस तरह उनकी जरूरत हो सकती है। आपको पता है 180H साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा नवाज शरीफ, उनके भाई, वहाँ कुछ चिड़िया पार नहीं मार सकती। FIA ने वहाँ जाकर जुर्रत कैसे की है? लेकिन वो अलग बात है कि केस वो कह रहे थे कि जी हमने वो देखना था, जो जाली वो वीडियो स्कैंडल आया था जज साहब के खिलाफ, उस हवाले से जो सारा कुछ मरीम साहब ने दिखाया था वो ये मांगते रहे, वो दे नहीं रहे, तो FIA ने जाके फिर छापा मारा है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं जी मैं तो आ जाता, पेश हो जाता, तो ये छापे मारने की क्या जरूरत थी? ये सारा इमरान खान साहब करवा रहे हैं, क्या जरूरत थी छापा मारने की? 196 180 में सुन लेना, आम लोगों को बताने लगी। ये है नुसरत शहबाज के नाम, जो TT स्कैंडल से निकला, और मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इसकी एक एक ईंट, एक एक टूटी, एक एक चीज़ इसकी प्लाट से लेकर, वो कहते हैं ना लुथड़ी हुई करप्शन, यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के पैसे से, किक बैक से बनाई गई। अगर नहीं बनाएगी, एक पैसा भी आपका हलाल का है, मुझे साबित कर दें। मैं नैब की बात कर रहा हूँ, नैब के बिहाफ पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बिहाफ पे नैब इसकी तरदीद कर सकता है ना। मुझे छापे का बताएं। अच्छा, छापे क्या जरूरत थी? ये वो 196 और 180 बिल्कुल साथ साथ है। यहाँ पे शबाशदीप रमजा, जहाँ पे 2 दिन नैब की टीम ने डाटा उठाना था, जरा बात समझे, इन्वायरमेंट समझे, जहाँ पे सारे खाते थे,
अच्छा, नैब कहते हैं हमजा के ऑफिस में जाना चाहते थे, अभी तक उन्होंने वो वीडियोस वहां रखी होंगी, वो चिप है वहां पर, क्या सुन तो लें उसामा साहब, पर बात सुने, इंटरलिंक करें। ये 180 एच और 181 एच और 196 ये बिल्कुल साथ साथ है। वहां पे नाम दफ्तर का दिया गया है, बेसिकली वो राइश का है, वो भी कैंप ऑफिस है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और सारा मरियम साहब, और 196 नुसरत के नाम आ गए। ठीक हो गया। अब मामला यह है कि 2 दिन नैब की टीम गई, मैंने इधर कहा कि गटरों में सबूत पाए जा रहे हैं 2 दिन तक, यानी पाकिस्तान में देखा कि पीटीआई हुकूमत जहाँ पे मरकज में भी पंजाब पुलिस थी, नैब को 2 दिन में उस घर में नैब की टीम को दाखिल होने दिया गया। फिर जुमे को भागते रहे, हफ्ते को अनप्रेसिडेंटली चीफ जस्टिस साहब ने, तो अब सबूत सारे मिटा दिए जाएंगे क्या? अब सिर्फ सब सबूत अब तक 180 एज का मैं कल एक अहम इंकशाफ करूंगा कि किस स्थान से शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ब्रेक के बाद आवाम की भी कुछ बात कर लेंगे। 90 की दहाई से मैं यहाँ से करता रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग, वो मैं कल पूरी सिस्टम दिखाऊंगा। कल आपने जरूर देखना है, खालिद साहब सबूत के साथ आएंगे कि कौन कौन के शरीफ फैमिली 90 से मनी लॉन्ड्रिंग। ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करते हैं बिजली और गैस फिर महंगी क्यों हो रही है। अब पता चला। अब पता चला। अवाम के लिए एक और मुश्किल है, बड़े दुख और तकलीफ से बताना पड़ रहा है कि बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया जा रहा है, 1 रुपये 56 पैसे। लेकिन ये कहानी जब आप सुनेंगे तो शायद आप भी कहेंगे कि कमाल है कि वो कहते हैं हातम ताई की कब्र पर लात मारना। हुआ ये कि नेपरा को दरख्वास्त जाती है जब भी ज़रूरत पड़ेगी जी बिजली की कीमतें बढ़ानी है। उस दरख्वास्त में कहा गया कि चूँकि अब गैस की कमी है तो लिहाजा फर्नेस ऑयल जो महंगा है उससे बिजली बनाई जा रही है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावारी लागत में 1 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है। तो आपको पता है फिर नेपरा ने कितना एहसान किया है। नेपरा ने कहा जी निर्ख 1 रुपये 73 पैसे की बजाय 1 रुपये 56 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। तो देखें आप शुक्र करें कि आपको तकरीबन कोई 13 पैसे कम देने पड़ रहे हैं, आपको इससे भी ज़्यादा देने पड़ते। तो खरल साहब अब नेपरा ने खुद कहा है, नेपरा के आप अल्फाज सुने, वो कहता है कि बिजली की तकसीमदार कंपनियों को नुकसानात के हवाले से कारकर्दगी बेहतर हुई है कि इलेक्ट्रिक प्लांट लगा रहा है मगर एनटीडीसी बिजली की तस्सील का मुआहदा ना करने को तैयार नहीं है। हम हर तरह से सार्फिन को दबा रहे हैं कि सांस ही ना ले सकें, ये नेपरा खुद कह रहा है। लेकिन फिर बिजली की वो मजबूर है खरल साहब, वो कह रहे हैं हम मजबूर हैं, क्या करें। अब ये सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, और जो काबीना के अरकान है वो भी रो रहे हैं, वो कहते हैं जी लोग हमें बुरा भला कहते हैं कि जी 216 अरब रुपये की आप सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन बिजली की कीमतें तो बढ़ती चली जा रही हैं, फ़ायदा क्या हमें सब्सिडी। इतना भी मजबूर नहीं है, मजबूर भी है और मशकूर भी है बहुत सारे मामला में। अभी मियाँ मनशा के मामले में देखें ना, उनकी जो पावर कंपनी है, मैं नहीं कह रहा नैब ने उनको जो कहते हैं नेपरा के बंदे ने उसको बहुत ज़्यादा टैरिफ दिया था और अंदर बैठा हुआ बंदा, यानी ईरान को फार ये है। सर 1600 अरब रुपया देना है आपने इन कंपनियों का भी। अच्छा 1600 अरब रुपया, मुझे 450 अरब था इसहाक डार साहब जिनको आप इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्होंने एक दफ़ा ही सारा फारिग कर दिया। आप ईरान हो जाते जाते वो बन गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कितनी तनकीद होती थी, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की, हाँ जी, फैमिली रेंटल पावर सारा नहीं राजा परवेज का भी मामला, और उससे पहले जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो मामला था वलीमे में कई आपको पता चलते रहते थे, बराई मुख्तलिफ उनकी, यानी माशाल्लाह अहलिया बेटियाँ बेटे खुले काम था। तो मामला ये उस वक़्त, अब मैं बताऊँ आप हैरान होंगे, वो 480 अरब की पेमेंट के ऊपर 25% जो है 100 यानी तकरीबन 20 अरब रुपया वो देने के लिए एग्री थे IPPs वाले। अच्छा। एग्री थे कमीशन, इसलिए कि राना बुलंद अख्तर ने जब वो उसका ऑडिट किया तो उन्होंने 190 अरब रुपए की उसमें बेज़ाब्तगी निकाली थी 480 अरब की पेमेंट से, यानी 190 ज्यादा बनाए हुए थे IPPs। हाँ जी, 2 नंबर तरीके रिकॉर्ड नहीं था, हुकूमत बिजली खरीदती है, उन्होंने 2 नंबर ज्यादा बनाए हुए थे, पहले नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं था, ओवर इन्वेस्टिंग थी। सुन ले मैं तो हुआ क्या, ने किस मुंह से 450 रुपया दे दिया था। यही तो इधर है ना, जैसे MCB के पैसों से दे दिया। सुन लेना उसमें मंशा की, सुन ले किया क्या, एक यकजुमशे कलम, एक मेरे पास सेक्शन अफसर एक लेटर लिखता है सेक्शन अफसर किसको, नेशनल बैंक गाड़ी ब्रांच जो म्यूनिसिपल के करीब है, कहता है ये लिस्ट इनक्लोज्ड है IPPs की 14 या 18, जिसमें मंशा की भी IPPs जिनका मेजर लाइन शेयर था, इनको 480 अरब रुपया दे दें, लूट सेल है, प्री ऑडिट हुई ही नहीं। जब पैसा आपको मिल जाए
ऑडिट पीरियड का क्या मकसद होता है? तो देखिए तो सही, इनके बिल पैसे रुक इतने जाए। बनते ही हाँ नहीं जी, ठीक है, पीरियड हुआ ही नहीं, पेमेंट हो गई, तो हालांकि रिकॉर्ड नहीं दिया, उसके बावजूद उन्होंने फिर भी मैं कहते हिम्मत दे दाद 190 अरब का उन्होंने करप्शन के खाते निकाल दिए। खरल साहब वो हो गया, और उनका उसका कुछ नुकसान कसूर क्या नहीं। हुआ? इसहाक डार साहब ने क्या अभी किया? तो कह रहे हैं कि हमने बिजली चोरी रोकी राना है। बुलंद अख्तर को घर भेज दिया, उसके बाद उसको टैरिफ एक्स्ट्रा मिलते रहे। सलमान शहबाज की देख लेना, ये रमज़ान शुगर मिल शरीफ फैमिली की बगास, आपने एक टीवी पे देखा होगा जो नीला पीला है, वो बैठ के मौसूफ सलमान शहबाज कह रहे थे कि हम इंडिया से जो राह का मैंने दिखाया जिस दिन एजेंटों की अंदर भी तस्वीर जो नॉन प्रिप्टेड वाला सारा खाता था, पूरी पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट हुई, DGISPL से सवाल किया गया, अंदर की तस्वीरें भी दिखाई। वो खुद उस चैनल पे कह रहे थे कि बगास टेक्नोलॉजी हम लाए, इंडिया से प्लांट लाए कि सबसे सस्ती बिजली है और टैरिफ निकालेंगे तो सबसे शायद महंगी हो, जिस तरह मंशा को मिलती है, क्योंकि जब हस्ब मंशा काम हो रहे हों, अच्छा आगे आ जाए तो फिर अपनी मर्जी के चलते हैं। मैं आपको एक और हैरान कर बात, ख्वाजा आसफ मियाँ मंशा कितना अच्छा तल्लक है। एक वो वक्त भी है, मेरे पास लेटर है, ख्वाजा आसफ ने SCCP को लिखा, SCCP को एज ए मिनिस्टर वाटर एंड पावर, स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये IPPs है ना, इसके अंदर ऑडिटर जनरल नहीं जा सकता, SCCP जा सकती है चोरियां पकड़ने के लिए। उसने कहा इनके ऊपर चोरियां पकड़ी गई बहुत सारी, जो साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली थे उसने पकड़ी, तो एक दफ़ा इंस्पेक्शन की, उसके बाद ये IPP माफिया जो है ये नदियों में सारा स्टे ले गया। उन्होंने कहा कि ये ओवर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वो घुस सकते थे, स्टे आज तक पड़ा हुआ है। ख्वाजा आसफ ने कहा, सुन ले, SCCP के चेयरमैन के जफर अब्दुल्ला को मेरे पास लेटर है, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा माफिया के खिलाफ मैं एक्शन नहीं लूंगा, वजीरे मिनिस्टर वाटर एंड पावर ले सकता है, वो बिजली बंद कर देंगे। IPPs इतने बड़े टाइकून से सारे बैठे हुए हैं, कोई आप और 1 अरब रुपए से कम का तो बिजली का प्लांट नहीं लगता, वो लगाया हुआ है जिन लोगों ने, उनके बड़े ताल्लुकात फ्रॉड मचाया, लूट मचाई। सुन ले, एक बैंक फ्री में ले लिया, इसको शामिल कर लें, बैंक फ्री में ले लिया, इधर से आए, अच्छा बैंक फ्री में ले लिया, लूट मार कर दी। दूसरा सर अकेला मंशा तो नहीं है ना बीच में, बाकी और पता नहीं कौन कौन है। ज्यादा माफिया तो यही है ना, हर जगह पे गंद में इनका नाम आएगा, टैक्स चोरी में, रिफंड में, जालसाजी में, इधर जो ओवर इन्वेस्टमेंट में। खुशखबरी सुन लें जी, 300 यूनिट महाना जो लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली, उन पर कीमतों का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। फिर ये कहा जा रहा है, कहा यही जा रहा है आप कम से कम बिजली करें इस्तेमाल तो कितनी हो जानी तकरीबन? सर पता नहीं 300 से तो ऊपर ही होगी ना, अगर तो आप बात आपके लिए हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन जो शख्स एक बल्ब लगाएगा, एक पंखा लगाएगा तो शायद वो, मतलब मेरा ख्याल लालटेन ही रख ले, एक बल्ब लगा लें फिर। अच्छा, गैस की कीमतों के हवाले से सुन लें कि अराकीन को ये तसल्ली दी गई कि जनाब गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ था उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया, जिसमें पता चला कि इजाफी रकम ली गई है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसका वज़ीर आज़म नोटिस दिया था, मगर अब हुआ यह है कि इजाफी रकम की वापसी रुकी हुई है क्योंकि अदालत में स्टे है। तो जैसे ही मामला अदालत से क्लियर होगा तो वो वैसे आपको पैसे मिल जाएंगे। वो जो आप लोगों को पैसे मिलेंगे ना गैस के इजाफी जो आप दे चुके हैं, अगर वो मिल गए आपको अगले पता नहीं 10-20 साल में, तो फिर वो आप ये बिजली में उसकी भी सुन ले कहानी, मिले नहीं अभी। नहीं वो कह रहे हैं अदालत से। पहले तो मैं शौक था कि वाकई क्या मिल गए, क्योंकि फ्रांसी का हो सके मैं समझा कि कोई निकल आए तो वापसी नहीं, उसमें ऑडिट में साबित हुआ है कि लोगों से ज्यादा पैसे लिए गए, मैं क्या ये ओवरबिलिंग हुई है। मैं क्या शायद वो ये दे परफॉर्मेंस नोट जारी कर रहे थे कि हमने वापस कर दिए। नहीं अच्छा, मान रहे हैं कि ले गए हैं ज्यादा और देने के लिए स्टे आ गया। जी यानी सुप्रीम कोर्ट को गाली, मैं क्या कहूँगा। नहीं स्टे का स्टे तो फैक्ट होगा ना। अब जो कंपनियां वो चलेगी ना, गैस की कंपनियां चलेगी अदालत में कि जनाब ये जो ऑडिट है इस पर उन्होंने इतराज लगा दिया होगा कि हम पर इल्जाम गलत लगा, हमने ओवर बिलिंग किया, इस तरह हमने ओवर बिलिंग किया। अच्छा, अगली सुन ले, तो अदालत ने उस पर अगली वारदात सुन ले। मैं छोटा सा घर है 5 मरले का मेरा, और आम से इलाके में है, ठीक है जी। तो वहाँ पे जो पिछले माह का बिल आया वो आया 7500 रुपया, 7,500। अब उस स्टे उधर हुआ है, एडवांस आपको पता क्या हुकूमत को कहेंगे कल को देना ही है ना। अब कहानी सुन लें, कल को देना ही है ना। अब देखे वारदात क्या हो रही, हो सकता सुन है तो लेना, गैस हीटर बहुत ज्यादा लगता है। और नहीं सुन लेना, गैस पहले भी था, पिछली दफा भी गैस गीजर चलता था, सर महंगा होता चला नहीं 24 से ज्यादा कभी नहीं बिल यार सर्दियों में, सर्दियों की बात है, बाकी डबल नहीं, ट्रिपल 24 थी, 72, उससे भी ऊपर 300 गुना से ज्यादा इजाफा। जो मैं कह रहा था सही, मैं अपना अगर 2400 पिछले पीक सीजन पे गया मेरे घर में, तो अब अगर 7400 7500 बल्कि आया होगा, 7500 था, 26 दिसंबर लास्ट उसकी डेट थी, तो इसका मतलब है 300 गुना ज्यादा। अब सुन ले वारदात क्या है, आप कह रहे हैं कि वापस हुकूमत ने क्या देने हैं, लेने साबित हो गए जी, आगे आगे स्टे। अब कहानी सुन ले, कहानी क्या है कि उन्होंने फर्ज कर लिया है, क्या फर्ज कर लिया है कि चूंकि हमने देने तो हैं ही,
अब बात है समझे, तो इसलिए समेटने पहले शुरू कर दें। हेलो, अच्छा, समेटने शुरू करते रहेंगे, सुन लें, वो स्टे खारिज हो ना हो, वो लेते रहेंगे। जब हुकूमत अगर कहेगी ना दे दें, तो 400 को 800 गुना ज्यादा वो अच्छा। वैसे एक्स्ट्रा ले चुके होंगे। एक बात है कि नेपरा ये खुद कह रहा है कि जी हमने लोगों की सांसें बंद कर दी हैं, इतनी बिजली महंगी हो गई है, तो लिहाजा जो लोग हैं उन्होंने 960 मेगावाट के सोलर पैनल लगा लिए हैं। 960 मेगावाट के सोलर पैनल लोग लगा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर अब ये आपको मेरा मसला है, मैं पैसे इकट्ठे करें उसामा साहब, तो ये सोलर पैनल लगा लें। तंग आमद बजंग आमद बार ये है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ सोलर पैनल लगाने का, लेकिन वो भी लाखों रुपया चाहिए। उसके लिए ये है कि या तो ये है कि 4-5-6 माह की तनख्वाह इकट्ठी करें, फाका कशी करें, क्योंकि वो इकट्ठा अगर बड़ा करेंगे, कोई एसी अगर चलाना है तो बड़ा लगाना पड़ेगा। तो हम तो उतना बिल ही हमारा नहीं होता, वो तो उसको अफोर्ड कर सकता है ना। जिसका बिल बहुत ज़्यादा हो, लाखों में हो, तो वो उसको 12 पे तकसीम करे। अगर जिसका बिल साल में आना है 5-6 लाख या 4-3 लाख या 2 लाख, अब वो सोलर पैनल के लिए वो एसी तो हर बंदे के दिल करता है ज़्यादा चलाए, चीज़ें चलाए, तो वो अगर 12 पैनल बनाएगा तो 10-20 लाख में तो खर्चा आएगा, तो उसको 12 पे डिवाइड करें। गीजर है वो बहुत महंगा है। अच्छा, उसमें एक और है, जाए तो जाए कहाँ। अब तो ये है ना, गरीब आदमी मरता है, जो सोलर पैनल बड़ा लगाता है ना, अब तो वापडा पर रिवर्स उसको पैसे भी मिलते हैं, पता है आपको। ब्रेक का वक्त हो गया, पैसे भी उठा लेता है। डिप्रेशन होने लग गया ये बिजली और गैस की कीमतें सुनने, बिल तो दे रही होता है। सोलर पैनल के बारे में ब्रेक के बाद जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा पाकिस्तान आए, नए वज़ीर ख़ारजा थे, वो क्या हासिल किया उन्होंने यहाँ आकर, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान को दौरा किया। ये हंगामी दौरा कहला रहा था और सब यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब जाना चाहते थे कुआलालंपुर समिट में, जो 18 से 21 तक हुआ, दिसंबर तक, उसमें सऊदी अरब के कहने पर, यूएई की दबाव पर नहीं गए, ये कहना है तैयब उर्दवान का। तो उसके बाद कौमी सतह पर भी और मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर ये कहा जा रहा है जी बड़ी बदनामी हुई इमरान खान साहब की, कि क्या ज़रूरत थी पहले ये कहने की जी मैं कुआलालंपुर समिट जाऊँगा, फिर वहाँ पर महातिर मोहम्मद को भी यकीन दहानी करवाना, तैयब उर्दवान को यकीन दहानी करवाना, ना सिर्फ यकीन दहानी करवाना, उसमें पेश थे। फिर खुद ही उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते। ना सिर्फ इमरान खान साहब नहीं गए, ना वज़ीर ख़ारजा, ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई गया, जबकि वहाँ पर 20 ममालिक के लोग वहाँ पर थे और कतर, ईरान, मलेशिया और तुर्की इनके सरबराहान थे, इसके अलावा इंडोनेशिया और दीगर 20 ममालिक सब इनमें शामिल थे। तो खरल साहब, अब मुलाकातें तो हो गई हैं वज़ीर आज़म से भी और वज़ीर ख़ारजा से भी, तो ये ज़्यादा चांस ये है कि उनको पाकिस्तान को तसल्ली दी गई होगी कि जी जो कुछ ये हुआ हम इसका कुछ हज़ाला करेंगे, हमारी लॉन्ग टर्म आपसे पार्टनरशिप है, चलती रहेगी। और वो जो पहले तो बड़ा अजीब तैयब उर्दवान ने कह दी जी $5 अरब जो दिए हैं वो भी निकलवा लेंगे और 40 लाख मुलाजमीन हैं उनको निकाल देंगे। तो ये धमकी बकौल उर्दवान के इसने काम दिखाया और इमरान खान साहब नहीं गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि उसामा साहब, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये लेसर अपॉर्चुनिटी को कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। उस वक्त और भी एक इवेंट चल रहा था और इमरान खान वो समझ रहे थे कि सऊदी अरब तो हमारा एक दरीना दोस्त है, यानी वो उसकी नाराज़गी वाला तो इशू ही नहीं है। सही। और फिर तीसरा है कि वो मुख्तलिफ मालिक हैं, उसमें पर्सनल स्टेक तो नहीं है सऊदी अरब का, और एक मिसाली दोस्ती है। लेकिन जो एक फॉरम की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इमरान खान साहब को, अगर वो यहाँ पे चले जाते तो मेरा ख्याल वो अपॉर्चुनिटी हम अवेल नहीं कर सकते थे। सऊदी अरब के साथ तो रोज़ वो हो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, हमारी आनी जानी आ रही हैं। और सऊदी अरब जो है ना, ये क्योंकि इस हुकूमत को ख़ास तौर पे, हालांकि वो कंसीडर होता रहा जद्दा, सरूर पैलेस, नवाज शरीफ फैमिली और उसके क्रिटिक थे इमरान खान, मेरा ख्याल इतनी तो रिलीफ सऊदी अरब ने इतनी शॉर्टेस्ट टाइम में मेरा $3 बिलियन दे दिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा डेफर्ड ये $3 अरब तो कौमी खजाने में जमा कराए थे और इसके अलावा 3 साल के लिए डेफर्ड पेमेंट, तो वो खरबों में मामला जा पहुंचा। ऑयल दिया, इन इसका पैसे बाद में दे रहे हैं। उस हवाले से वॉल्यूम अरबों खरबों में पहुंच गया ना। जी जी, बहुत। तो वो इमरान खान साहब वो इस तरह सपोर्ट उन्होंने की। जनरल रहीम शरीफ साहब को हवाले से आपने देखा कि वो उन्होंने बनाया जो इत्तेहादी फोर्स है उसके सरबराह, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के हवाले से उनके देख लें। और इमरान खान के जो वज़ीर आज़म मौजूदा है, जो सऊदी वली अहद के जो प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान जो हैं,
और जिस तरीके से पुरतपाक तरीके से वहाँ पे इस्तकबाल किया, यहाँ पे वो आए और जो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, जो पहली दफ़ा हमने मतलब हमने देखा कि उन्होंने जॉब्स के हवाले से बात की, उन्होंने वहाँ पे जो कैदी लोग थे उनके हवाले से बात की, उनको सहूलतों के हवाले से बात की, जॉब्स की क्रिएशन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। करल साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि शिकवा ये भी है लोगों का कि ओआईसी क्या करती है। ओआईसी का अब बयान आया है कश्मीर के हवाले से, उस तरह नहीं आया ये भारत में जो जुल्म हो रहा है उस पर, उसमें सरबराही एक तरह से सऊदी अरब के पास है, तो इसलिए कुआलालंपुर को कहते हैं ये अलग ब्लॉक ना बन जाए। नाम को साजिश के तहत किसी ने लिखा है, किसी के कलम ने लिखा है ओआईसी, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर इसलिए भी इमरान खान एक मुतहरिक आवाज बनना चाह रहे थे। आपको इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे आपके दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, मगर यह है कि मुल्की मफाद जो है वो भी मुकद्दम होता है हर किसी के लिए। तो जब तक पाकिस्तान के पास अपने माशी तौर पर इतनी मजबूती नहीं आ जाती तो फिर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, हम हर किसी को नाराज नहीं कर सकते। फिर देखिए, हमने पहले बात देखना है कि लेसर प्रायोरिटी और दूसरी तरफ सऊदी अरब का क्या इशू है, सऊदी अरब किधर जाएगा। देखिए, सऊदी अरब के वो ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान हर मुश्किल में अंदर, पाकिस्तान ही वो वाद मुल्क है कि जिसके बॉर्डर पे ईरान बैठा हुआ है और ईरान सऊदीया की टेंशन के बावजूद किस तरह पाकिस्तान सालस के किरदार अगर अदा कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब से जो दरीना तल्लुकात हैं उसकी वजह से ईरान की जानब से भी भारत की तरफ झुकाव और जो ब्लॉग ये सारी चीज़ें फेस की, बड़ी मुश्किल से बैलेंस तो रखा हुआ है। मामला ये है कि सऊदी अरब जो गिव एंड टेक के वाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी हैं सऊदी, तो लिहाजा वो कोई एहसान नहीं करते सऊदी अरब वाले। नहीं, वो तो यही कहते हैं ना कि हम भी बहुत कुछ करते हैं। दोनों तरफ से होता है करल साहब, दोनों तरफ से होता है। वो अमेरिका से अभी ट्रंप की मुलाकात अगर हुई है इमरान खान साहब से, कहते हैं जी मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा उसमें किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के आपको पता है अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे थे, अब भी कोई बहुत मिसाली नहीं है, मगर फिर भी इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने किरदार अदा किया है। अभी कह रहे हैं जी 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। हो सकता है अभी जाते हुए कोई अनाउंसमेंट इस किस्म की आ जाए कि उस पर कोई पेशरफ्त, ये जो हंगामी दौरा था उस पर कोई हो जाए। तो सऊदी अरब तो ये है, पाकिस्तान का ये वर्क फोर्स है वहाँ पर, उसमें भी हमारा फ़ायदा है। इसीलिए तो उन्होंने, अगर वो तैयब उर्दवान की बात सही है, मैं फिर महतात होकर कह रहा हूँ, तैयब उर्दवान ने कहा है और उस पर फिर सऊदी अरब ने तो कह दिया जी ये बेबुनियाद बातें, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर साफ कह दिया था। और कुछ अहम ममालिक हैं जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर के बगैर हम नहीं जाना चाह रहे थे। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक, बहुत कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, लेकिन चलें, जो भी थोड़ी बहुत शर्मिंदगी थी या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दोनों ने अब मिलकर शायद दूर कर लिए होंगे। देखते हैं इस दौरे के बाद कोई अहम ऐलान आता है नहीं। मेरा यही ख्याल है कि बस यही आएगा कि हम ताबून आगे जारी रखेंगे और जो वो 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है उसमें कोई तेज़ी नजर आएगी। प्रोग्राम देखना बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।